All right, friends. So we are talking about amendment of the Indian Constitution. एक important topic है ये. Let us see. तो जो हमारा प्रोसेस है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिजाइन टू बैलेंस adaptability with stability, making it neither too easy nor too difficult to modify. Okay. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नाइदर टू इजी nor too difficult to modify है. ओके. ठीक है. एंड ये जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का ब्लेंड हमें देता है विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने क्या बताया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज टू रिजिड, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाना पड़ेगा. और ब्रिटेन में क्या है? देयर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टू इजी. ओके. वहां पर जो है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है. ब्रिटेन में क्या है? लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, वेयर एज इन यूएस इट इज जुडिशियल सुप्रीमेसी. इंडिया में क्या है? देयर इज अ बैलेंस. इट इज नाइदर टू फ्लेक्सिबल नॉट टू रिजिड. ओके. अभी बात चल रही है ना, ये बीजेपी को 400 प्लस सीट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए, है कि नहीं? सो ये जो चीज है, ओके, ये जो चीज है आपको बताता है कि कुछ सर्टन माइलस्टोन्स आपको अचीव करने पड़ेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी. देन ओनली यू विल बी एबल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा आसान नहीं है. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें ये जो है क्या बताता है? अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कितने दूर तक है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो है किस चीज का पावर देता है? एडिशन का, वेरिएशन का, रिपील का. किस किस चीज का पावर देता है? एडिशन का, वेरिएशन का और रिपील का. ठीक है. प्रोसीजर एंड पावर. सो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट under article 368 require a detailed process that parliament must follow. This includes the manner in which amendments can be proposed, debated and ultimately approved or rejected. तो कोई propose करेगा. सो proposal के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो क्या सिर्फ मिनिस्टर्स कर सकते हैं? नहीं. even the private members can propose. Not only the ministers, the private, even the private members can propose. Okay. वन ऑफ द क्रिटिकल लिमिटेशंस जिसकी हम बात करते हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. केशव नंदा भारती केस में ये आया था. और ये जो डॉक्ट्रिन है ये असर्ट करता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर्म इट्स एसेंशियल फ्रेमवर्क और कोर प्रिंसिपल्स. ऑलराइट. ये क्या बोलता है कि कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं. देयर आर सर्टेन कोर प्रिंसिपल्स. और उसमें क्या करना है? उसमें करना है आपको कि एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर प्रिंसिपल्स, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. एंड दिस इज एन एवर इवॉल्विंग लिस्ट. ये जो लिस्ट है, दिस इज इवॉल्विंग केस बाय केस बेसिस. हर केस के साथ ये बढ़ रहा है. ठीक है. ऑल राइट. And this ruling ensures that fundamental values and the overarching character of the constitution are preserved. ठीक है. ओके. प्रोसीजर की बात करते हैं तो इनिशिएशन में हम बात करते हैं. तो अमेंडमेंट आइदर हाउस बट एक्सक्लूडिंग स्टेट लेजिस्लेचर. आइदर हाउस बट एक्सक्लूडिंग स्टेट लेजिस्लेचर का सीन बनता है यहां पर. दैट इज कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, ओके, आपको, आप अपना बिल ये इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते. तो क्या ये फेडरल सुप्रीमेसी के बारे में बताता है? हम्म? क्या ये फेडरल सुप्रीमेसी के बारे में बताता है या यूनिटरी सुप्रीमेसी के बारे में बताता है? डज इट टॉक्स अबाउट यूनिटरी टिल्ट और फेडरल सुप्रीमेसी? टॉक्स अबाउट यूनिटरी टिल्ट.
व्हाई? व्हाट इज द रीजन? इट टेल्स यू दैट कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर नहीं है। व्हाट अबाउट अमेरिका? अमेरिका में क्या होता है? हम्म? अमेरिका में क्या होता है? हम्म? अमेरिका में फेडरल सुप्रीमेसी है। कैन द यूएस स्टेट्स इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यहां पर आप देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में द फेडरल फीचर इज सुप्रीम, वेराज अमेरिका में जो है, ये इंडिया में जो है, द यूनिटरी टिल्ट is given more power. Okay, the center is given more power. All right. तो यहाँ पर जो है, आपको क्या देखने को मिलता है इंडिया में? दैट स्टेट लेजिस्लेचर जो है, दे डू नॉट हैव द पावर टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, ठीक है। ओके, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस by either a minister or a private member without needing the president's prior permission. तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन आपको जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, वेदर यू आर अ मिनिस्टर और यू आर अ प्राइवेट मेंबर, आपको जो है प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है। देन अप्रूवल चाहिए आपको किससे? स्पेशल मेजॉरिटी। फॉर द बिल टू प्रोसीड, इट मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस। तो ये जो है स्पेशल मेजॉरिटी, आपको आपको उसकी जरूरत है इन ईच हाउस में। आप जब तक आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, तब तक वो पास नहीं होगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब भी मैं बता देता हूँ, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या है? 543 है, तो उसको डिवाइड करके टू से एक सीट आप बढ़ा दीजिए, तो आपका टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी आ जाएगा। और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मान लिया कि 450 पीपल आर प्रेजेंट, तो उनका टू थर्ड, ओके, नॉट नॉट बाय टू, उनका टू थर्ड नंबर्स। ओके, तो वो जो नंबर आएगा आपको आपको करना पड़ेगा। तो दो क्राइटेरिया क्या है? वोटिंग में दो क्राइटेरिया है, दैट इज टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओके, ठीक है। यस, देखिए मनी बिल जो है, मनी बिल में प्रेसिडेंट का प्रायर प्रायर जो एक्सेप्टेंस है, दैट इज नीडेड। और क्या मनी बिल प्राइवेट मेंबर डाल सकता है? कैन मनी बिल बी इंट्रोड्यूस? ये अपने आप से पूछिए आप कि क्या प्राइवेट मेंबर्स मनी बिल डाल सकता है? कैन मनी बिल बी इनिशिएटेड बाय अ प्राइवेट मेंबर? इफ द आंसर इज यस, ओके, ऑलराइट, इफ द आंसर इज यस, ऑलराइट, तो आपको आपको सही में लगता है कि प्राइवेट मेंबर्स है? हमने कितने बार पढ़ा है कि मिनिस्टर्स कैन ओनली डू सच थिंग, ओनली अ मिनिस्टर इज अलाउड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल। ओनली अ मिनिस्टर is allowed on the recommendation of the president, ठीक है, ऑल राइट। और फिनांस बिल अदर देन मनी बिल जो है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है, ऑल राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव रेड, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव रेड, ऑल राइट, कि व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, ओके, मनी बिल जो है, these are considered government bills. Money bills are considered what? These are considered government bills. एंड इसीलिए जो है, ओनली मिनिस्टर्स विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दे आर अलाउड टू इंट्रोड्यूस, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, एंड दे कैन नॉट, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड वेयर? इन राज्यसभा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन दिस रिगार्ड, लेकिन नहीं, ऑलराइट। तो मनी बिल जो है, टेक्निकली दे आर कंसिडर्ड, ओके, टेक्निकली दे आर कंसिडर्ड
what? Technically they are considered as government bills. ठीक है, ऑल राइट, यू कैन फिनेंस बिल आप निकाल सकते हो, ओके। फिनेंस बिल जो है आप निकाल सकते हो एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, आप इनिशिएट कर सकते हो, बट फिनेंस बिल अदर देन मनी बिल, फिनेंस बिल अदर देन मनी बिल जो है आप कर सकते हो, ठीक है, ऑल राइट, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। सो हाँ, कुछ ऐसे इसमें डाउट्स हैं, सी देयर आर सर्टेन डाउट्स व्हेन इट कम्स टू दिस, ऑल राइट। एक जो था 1964 का केस था रघुनाथ सिंह का, तो उसमें क्या था कि ही हैड प्रेजेंटेड अ मनी बिल व्हिच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, बट टेक्निकली, ओके, टेक्निकली, ऑलराइट, मनी बिल जो है इट इज कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट बिल, ओके, इट इज कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट बिल, ऑलराइट। और ये क्या है, एक इसको हम कहते हैं लीगल ग्रे एरिया, ऑलराइट। इसका मतलब क्या है, ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, दैट 1964 में रघुनाथ सिंह ने लाया था मनी बिल, ओके, लेकिन वो ऑब्वियसली दैट हैज नॉट बीन, ओके, दैट हैज नॉट बीन काउंटेड एज अ मनी बिल, और एक लीगल ग्रे एरिया है वेदर वेदर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड और नॉट। यहां पर क्या है कि अगर मान लो प्राइवेट मेंबर बिल लाएगा भी, तो इट विल बी रिजेक्टेड ऑन द recommendation of the government. Why? Because presidential assent is necessary, and the president functions via the aid and advice of the council of ministers. Yes, तो ये कहा जाता है कि मनी बिल जो है it's technically a government bill and it can only be initiated by a minister on the recommendation of the president. Now is it clear? Okay, now is it clear? ठीक है, ओके। और जो आपका एग्जाम्पल है दैट यू आर गिविंग 1964 वाला रघुनाथ सिंह का, दैट इज एक्चुअली, ओके, दैट इज एक्चुअली नॉट टेक्निकली अ मनी बिल, ओके, दैट डज नॉट, ओके, fall under the money bill category, rather than it falls under the article 106 category. What is article 106 of the Indian constitution? एमपीस, एमपीस का सैलरी, ओके, एमपीस के सैलरी में, ठीक है, emoluments and MP सैलरी, तो टेक्निकली जो है आर्टिकल 106 में वो फॉल करता है, इट डजंट इवन फॉल इन योर नॉर्मल, इट डजंट इवन फॉल इन योर नॉर्मल फिनेंस बिल 117 में, it just falls in article 106 and it deals with the salaries of the MPs। तो टेक्निकली तो ये हुआ नहीं 1964 वाला एग्जांपल, जस्ट लाइक यू हैव गिवन राइट नाउ, 1964 वाला एग्जांपल तो हुआ नहीं, ठीक है। तो इट इज अ लीगल ग्रे एरिया वेदर इट कैन बी डन और नॉट, लेकिन हम जनरली मानते हैं कि गवर्नमेंट बिल होता है मनी बिल, और इसीलिए जो है उसको सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। इज इट क्लियर नाउ? द बिल मस्ट बी पास सेपरेटली, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इट मस्ट बी पास सेपरेटली इन ईच हाउस। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सेशन। तो आर्टिकल 108 जो है वो नहीं लगता है कैब पे, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सेशन नहीं लगता है, क्योंकि फिर वहां पर क्या होगा, राज्यसभा लोकसभा को इक्वल पावर दिया गया, क्या दिया गया, इक्वल पावर दिया गया, दैट दे कैन इनिशिएट अपॉन इट, ऑल राइट, ठीक है। If the amendment involves federal provision, it also requires ratification by legislature of at least half of the states। मान लिया कि कोई फेडरल प्रोविजन आप चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अब मान लिया कि हमें जम्मू एंड कश्मीर को नाम से ऐड करना है, अभी तो जेएनके इज नॉट एडेड, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके इज नॉट एडेड,
तो हमें मान लो ऐड करना है प्रेसिडेंट में वोटिंग के लिए, तो इट विल रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट्स। ओके। और ये रैटिफिकेशन किससे होता है? सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं। किस चीज से कर सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। स्टेट्स कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से, प्रोवाइडेड दैट इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। presidential assent. So, after being passed by both houses of parliament, the bill is presented to the president for assent, and the president must give his or her assent. Okay. Yes, you asked about it. Yes. The president जो है, he must give or his or her assent to the bill, which was inserted via the 24th Constitutional Amendment Act of 1971. And the president cannot withhold assent or return the bill for reconsideration. Okay. जो प्रेसिडेंट है वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं कर सकता है, या तो आप अपना बिल, ओके, आप अपना बिल जो है उसको ये दीजिए, तो उसको क्या करना है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यस, nor he can withhold, neither he can withhold nor he can send back. Okay, neither he can withhold nor he can send back, or she can send back for must give his or her assent। एक बार, क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो ये इसको इंदिरा गांधी के समय असेंट को मैंडेटरी कर दिया गया। आप ना विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, ना आप रिटर्न कर सकते हैं, आप मस्ट गिव। ओके। वंस द प्रेसिडेंट्स असेंट इज रिसीव्ड, which is a mere formality, the bill becomes an act. Okay, a constitutional amendment act, and the constitution is amended accordingly. Okay, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। सो देयर इज एन अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो दिस डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368, और इट कैन बी अमेंडेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। तो देखिए, जब तक आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजन इज नेसेसरी, जब तक आप स्पेशल मेजोरिटी से कुछ चेंज इफेक्ट नहीं कर रहे, तब तक वो आर्टिकल 368 के अंदर काउंट नहीं होगा। एंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है। एग्जांपल, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, formation, alteration of areas, boundaries, or names of existing states can be changed by a simple majority, which is not counted under Article 368. Abolition or creation of legislative council in states, तो ये कब होता है? ये कब होता है? When a resolution to that effect has been passed. When a resolution to that effect has been passed in the state legislature, whether you want to abolish or create, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और स्टेट में ये रेजोल्यूशन किस मेजोरिटी से पास होता है? स्टेट में ये रेजोल्यूशन किस मेजोरिटी से पास होता है? स्टेट में, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, स्पेशल मेजोरिटी। ओके, स्टेट की बात कर रहे हैं, यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे। ओके, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स अगर चेंज करना है, अलाउंसेस चेंज करना है, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस, कोरम इन पार्लियामेंट अभी 10% है, उसको बढ़ाना है घटाना है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, पार्लियामेंट का रूल्स ऑफ प्रोसीजर अगर चेंज करना है, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज। ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 यू हैव टू चेंज, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ प्यूनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जजेस का नंबर आपको बढ़ाना घटाना है, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मोर जुरिस्डिक्शन, यू कैन नॉट अबॉलिश द जुरिस्डिक्शन, यू कैन ऑलवेज गिव मोर जुरिस्डिक्शन। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन से रिलेटेड प्रोविजन आपको चेंज करने हैं, और इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें कुछ आपको चेंजेस लाने हैं। डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्युएंसीज, तो डीलिमिटेशन कमीशन किससे बनता है, अगर आप मुझे बताएंगे? आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आप अगर चाहें तो उसको भी विदाउट इफेक्टिंग आर्टिकल 368 कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज में कुछ चेंज लाना है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कुछ चेंज लाना है, तो आपको ये कर सकते हैं। तो ये मुझे बताएंगे फिफ्थ शेड्यूल में किसके पास पावर रहता है, सिक्स शेड्यूल में किसके पास पावर रहता है? Who has the power to alter, modify the areas in fifth schedule? The president with consultation with the governor. एंड सिक्स शेड्यूल में किसके पास रहता है? गवर्नर के पास रहता है, भूलिएगा। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस and by a two-third majority of the members of the house present and voting. And this process is used for most amendments, including changes to fundamental rights and other significant provisions. Okay, कोई भी अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करना है या कोई दूसरे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में चेंज करना है, तब आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ratification बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप जो है अमेंडमेंट करेंगे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से, और रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कब? जब फेडरल प्रोविजंस इम्पैक्ट होंगे, और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को उसको रैटिफाई करना है, किससे? सिंपल मेजोरिटी से। किससे करना है? सिंपल मेजोरिटी से करना है, ठीक है। Amendment by special majority. So, for a significant portion of Constitution's provision, amendment is also required. Okay, an amendment requires a special majority in Parliament. ये जो है आपका काउंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर। किसके अंदर काउंट होगा ये आपका? आर्टिकल 368 के अंदर काउंट होगा। और टोटल मेंबरशिप की जब हम बात करते हैं, तो इसमें वैकेंसीज और एब्सेंटीज ऐड होके, ऐसा नहीं है कि 545 में से 45 मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट, तो टोटल मेंबरशिप विल बी 500। ऐसा नहीं है, टोटल नंबर मतलब इंक्लूडिंग द वैकेंसीज एंड एब्सेंटीज। एंड व्हाट अबाउट जब हम लोग वैकेंसीज और एब्सेंटीज को हटा देते हैं, और तब अगर जब हम मेजोरिटी निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? क्या हम उसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहेंगे? इफेक्टिव मेजोरिटी, will we call it an effective majority? जो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज है, एंड whatever the number is, okay, जिसमें वैकेंसीज जो है आप क्या करोगे, उसमें वैकेंसीज को आप हटा दोगे, है ना? तो कितने कितने टाइप के होते हैं? इफ यू नो अबाउट इट, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर व्हेन इट कम्स टू ये? ओके, सो आई विल जस्ट recap it for you. ओके, आई विल जस्ट recap it. यहाँ पर आप देखिए, इसको भूलना नहीं है। व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? 50% प्लस present and voting. Okay, then absolute क्या है? 50% of total strength. स्पेशल क्या है? ओके, एब्सोल्यूट प्लस, ओके, टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, और इफेक्टिव क्या है? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एंड टोटल स्ट्रेंथ जो है, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? द वैकेंसीज इन द पार्लियामेंट। ऑलराइट, क्या ये चीज क्लियर होगी सभी को? क्या अब ये क्लियर हो गई आप लोगों को?
इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज होता है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, है ना? कहाँ कहाँ पे यूज होता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ यूज होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं यूज नहीं होता है। इट इज यूज्ड विद स्पेशल मेजोरिटी। इट इज यूज्ड एज एन अपेंडेज ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। ऑलराइट, इज इट क्लियर? ठीक है। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो जब फेडरल प्रोविजन की बात आती है, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, ओके, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ओके, amendments which affect the judiciary including the supreme court and high court, distribution of legislative powers which change the balance between the union and state, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से रिलेटेड कोई प्रोविजन है उसमें चेंज, सेवन शेड्यूल में अगर आपको चेंज लाना है, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा के नंबर्स में चेंज आपको अगर लाना है, और आर्टिकल 368 को इटसेल्फ अमेंड करना है, दैट इज अमेंडमेंट प्रोविजन को खुद अमेंड करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट पास बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसको सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। मान लो कि टोटल 100 स्टेट्स अगर होंगे तो उसमें से कितने, 50 स्टेट्स एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट कर ले। इंडिया में जो है कितने होंगे? व्हाट विल बी द नंबर इन इंडिया? अगर हाफ ऑफ द स्टेट है तो 14 स्टेट्स जो है उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, 14 स्टेट्स विल हैव टू एक्सेप्ट दोज प्रोविजन। कोई भी फेडरल प्रोविजन में इफेक्ट करना है, कोई भी फेडरल प्रोविजन में अगर आप चेंज इफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। देयर इज अ लैक ऑफ अ स्पेशल बॉडी फॉर अमेंडमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कन्वीन होता है। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 2021 में अगर आपको याद होगा तो ब्रिटेन से हमारा कंपैरिजन हुआ था, दैट ब्रिटेन में किस तरीके से ब्रिटिश जो जुडिशरी है और इंडियन जुडिशरी है, दोनों हाउ डज इट लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इंडियन जुडिशरी क्या करती है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है टू पास जजमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, विच इज नॉट द सेम थिंग इन ब्रिटेन। व्हाई? बिकॉज ब्रिटेन में जुडिशरी के पास पावर नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, whereas in India there is a written constitution and the interpretation power has been put at the disposal of the Supreme Court. तो यहाँ पर जुडिशियरी जो है इट इज पावरफुल। द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश सिस्टम एंड द इंडियन सिस्टम इज व्हाट? ब्रिटिश सिस्टम जो है वहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं एग्जिस्ट करती है, whereas in India there is a good amount of power that has been delegated to the Supreme Court. Okay. और यहाँ का एक एक्सट्रीम एग्जांपल फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो जाता है जहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशरी कैन इफेक्ट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ओके। यस। ओके। The power to initiate constitutional amendment is almost exclusively held by Parliament. In contrast, US system allows state legislature to propose amendments, okay, via a constitutional convention that can be called by the Congress. Okay, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर, दे कैन ऑल्सो इन अमेरिका दे कैन ऑल्सो ask for changes in the constitution, whereas no such power has been granted here. Why? Because in America the states are coming together states, matlab the states are equally powerful, whereas in India the states are not coming together, they are less powerful vis-a-vis the center. Okay. State legislature role is limited to resolutions for creation or abolishing
लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ओनली वे दैट इनिशिएशन हो सकता है वो हो सकता है फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला आर्टिकल 368 के अंदर माना जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो रिलेटेड होता है क्या वो माना जाता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट कंसिडर्ड ए अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। देयर इज अ पार्लियामेंट्री डोमिनेंस in amendments. Oh, okay. A significant portion of the constitution can be amended by parliament alone, with only a few cases requiring state legislature consent. Moreover, the requirement for state ratification in India is less stringent than in the US, जहां 3/4 state must concur. Please remember, अगर स्टेट को ratify करना है इंडिया में हाफ ऑफ द स्टेट चलेगा, और अमेरिका में 3/4 ऑफ द स्टेट मस्ट कॉन्कर विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, देन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पास्ड। इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कितना गन वायलेंस हो रहा है, इतना गन वायलेंस हो रहा है, फिर भी अमेरिका में बैंड नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड अमेंडमेंट राइट्स। इट इज पार्ट ऑफ द सेकेंड अमेंडमेंट राइट्स ऑफ द पीपल। और अगर मान लो उसको चेंज करना है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? they will have to call, if you they will have to go through a very lengthy process, they will have to call people, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाना पड़ेगा, वहां अगर पास हो गया तो फिर आपको 3/4 स्टेट, एंड वहां पर रेड स्टेट्स जो होते हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स, दे आर वेरी प्रो गन्स, तो कभी भी पास नहीं होगा, बिकॉज 3/4 स्टेट वाला मेजोरिटी आएगा ही नहीं वहां पर। Okay. The Constitution does not set a deadline for state legislatures to ratify or reject amendments, nor does it address whether states can retract their ratification, leading to potential uncertainties. यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट सेट अ डेडलाइन कि स्टेट को इतने समय में ratify करना है या रिजेक्ट करना है, और ये किसी भी तरीके से ये नहीं बता रहा है कि क्या स्टेट्स, वेदर स्टेट्स कैन टेक बैक देयर रैटिफिकेशन और नॉट। अगर ले सकते हैं वापस तो दिस विल बी अ होल पैंडोरा बॉक्स, फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों वापस ले लिया, आपने रैटिफाई किया था, नई सरकार आ गई तो रैटिफिकेशन वापस ले सकती है, पुरानी सरकार ने रैटिफाई कर दिया उस फेडरल प्रोविजन को जिसमें जिसको पार्लियामेंट ने इनिशिएट किया था, लेकिन फिर आया तो वापस ले लिया। तो देर इज नो क्लैरिटी हियर, देर इज एब्सेंस ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर एनी रिजॉल्विंग एनी डेडलॉक। सेपरेटली आपको पास करना है, क्या करना है आपको जो है सेपरेटली पास करना है। ऑल राइट, एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जैसे होता है। ओनली डिफरेंस इज की स्पेशल मेजोरिटी आपको इनिशिएट करनी होगी, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है ये? तो आपका जो है अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डन। ऑल राइट।